जी स्टूडेंट्स अब चलते हैं लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ। इस हिस्से में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है और फिर इसके एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे ACCA-FATE के सिलेबस में ये जो सिलेबस रेफरेंस है इन कंसेप्ट्स का वो है पार्ट A1 में कंसेप्ट नंबर D और कंसेप्ट E। कंसेप्ट डी रिलेट करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट से, इसकी डेफिनेशन, और कंसेप्ट ई रिलेट करता है इसके एलिमेंट से। तो अब हम स्टडी करने लगे हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, एंगेजमेंट का मतलब क्या? एंगेजमेंट का मतलब कोई भी एक्टिविटी, टास्क, प्रोजेक्ट, एंगेजमेंट का मतलब ये है। एश्योरेंस का मतलब क्या है? एश्योरेंस असल में समझने वाला लफ्ज है, ये हमारे ऑडिट में एक टेक्निकल टर्म है, इसका खास मीनिंग है। एश्योरेंस का मतलब क्या है? एश्योरेंस देखिए, समझिए। एश्योरेंस का मतलब समझने के लिए मुझे ये बताइए, दो ऑप्शंस आपको देता हूं। पहली ऑप्शन, डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली शेयर होल्डर को पहुंचाए प्रैक्टिशनर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, पहली ऑप्शन ये। दूसरी ऑप्शन, डायरेक्टर पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिशनर को दे, प्रैक्टिशनर इसको चेक करके रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दे। किस ऑप्शन में शेयर होल्डर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि ये एक्यूरेट है? बताइए। जब वो प्रैक्टिशनर के जरिए से, प्रैक्टिशनर चेकिंग करके रिपोर्ट, शाबाश। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि जब प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, तो शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मोर कॉन्फिडेंट होंगे, या शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मोर श्योर होंगे? शेयर होल्डर्स को मोर अश्योरेंस मिलेगी, मोर तसल्ली मिलेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। एग्री? तो अगर प्रैक्टिशनर अपने रिपोर्ट के जरिए से शेयर होल्डर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, शेयर होल्डर का अश्योरेंस लेवल बढ़ा रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, श्योरिटी दे रहा है, प्रैक्टिशनर शेयर होल्डर्स को एक तरह से श्योरिटी दे रहा है कि रिपोर्ट के जरिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रैक्टिशनर असल में अश्योरेंस प्रोवाइडर भी है, क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट के जरिए से शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज के बारे में अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बताइए, क्या इस एंगेजमेंट के नतीजे में, प्रैक्टिशनर की इस एंगेजमेंट के नीचे में नतीजे में शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस, श्योरिटी लेवल, अश्योरेंस लेवल बढ़ रहा है? तो फिर क्या मैं ये कह सकता हूं प्रैक्टिशनर अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है? अगर प्रैक्टिशनर अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्रैक्टिशनर को अश्योरेंस प्रोवाइडर, प्रैक्टिशनर को अश्योरेंस प्रोवाइडर कह सकता हूं? और मैं कह सकता हूं रिपोर्ट के जरिए से, रिपोर्ट के अंदर प्रैक्टिशनर अश्योरेंस दे रहा है शेयर होल्डर को, कह सकता हूं। यानी मैं कह सकता हूं अश्योरेंस प्रोवाइडर अपनी रिपोर्ट में अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर को। बात समझ आ रही? अश्योरेंस प्रोवाइडर अपनी रिपोर्ट के जरिए अश्योरेंस दे रहा है शेयर होल्डर्स को। तो अगर ये अश्योरेंस है जो रिपोर्ट के जरिए शेयर होल्डर को प्रोवाइड की जा रही है, ये अश्योरेंस प्रोवाइडर है, तो इस पूरी एक्टिविटी को मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट कह सकता हूं। बिल्कुल अश्योरेंस। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या हुई? अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट हुई, ऐसा काम हुआ जिसके जरिए से प्रैक्टिशनर अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। किसको? शेयर होल्डर्स को। फिर से, अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ये एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऐसी एंगेजमेंट, मेरे साथ रहिएगा, अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऐसी एंगेजमेंट जिसके जरिए से अश्योरेंस प्रोवाइडर यानी प्रैक्टिशनर डायरेक्टर की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और फिर अपनी रिपोर्ट के जरिए से अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। डन जी? ये इसका कंसेप्चुअल मीनिंग है एश्योरेंस एंगेजमेंट का। क्या? ऐसी एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करता है और फिर रिपोर्ट के जरिए से शेयर होल्डर्स को बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। इस सारी एंगेजमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्यों बोला एश्योरेंस एंगेजमेंट का नाम? क्यों? क्योंकि इसके जरिए से प्रैक्टिशनर एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर को, इसलिए इसे एश्योरेंस एंगेजमेंट कह रहे हैं।
डन, ओके। ये तो हो गया उसका कंसेप्चुअल मीनिंग। क्या हो गया एश्योरेंस एंगेजमेंट का? कैसा क्या हुआ फिर से बताइए। एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर डायरेक्टर की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है और फिर रिपोर्ट के जरिए से, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के जरिए से, एश्योरेंस रिपोर्ट के जरिए से शेयर होल्डर को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एश्योरेंस। इसीलिए तो प्रैक्टिशनर को बात कहते हैं एश्योरेंस प्रोवाइडर कहते हैं और इस पूरी एक्टिविटी को एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। लेकिन यह है सिंपल मीनिंग। जो स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आईएसएस में जो एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है थोड़ी डिफरेंट है। स्टैंडर्ड है आईएसए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, आईएसए 3000। वो एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन में क्या कहता है आइए जरा पढ़े। थोड़ा टेक्निकल भी पढ़ लेना, थोड़ा अच्छे अल्फाज हो ना, चुने हुए पढ़े लिखे लोगों के अल्फाज, कूल लगता है बंदा जरा। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन जरा सुनिएगा। क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट? एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस ये एक ऐसी एक्टिविटी है इन विच ए प्रैक्टिशनर बोले तो कौन? प्रैक्टिशनर कौन? वो हमारा वो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिटर। एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर एविडेंस ऑब्टेन करता है। क्या ऑब्टेन करता है? एविडेंस, सबूत इकट्ठे करता है। किस चीज के सबूत इकट्ठे करता है? अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर। एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें एक प्रैक्टिशनर होता है, वो सबूत इकट्ठे करता है। किस चीज के बारे में? एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सब्जेक्ट मैटर की वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन मींस वेरिफिकेशन, जिसमें एक प्रैक्टिशनर सबूत इकट्ठे करता है। किस चीज के? वेरिफिकेशन करते हुए। किस चीज की वेरिफिकेशन करते हुए? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? जिस चीज को हम वेरीफाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? जिस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। यानी किसको कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सब्जेक्ट मैटर से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें एक प्रैक्टिशनर होता है, वो एविडेंस ऑब्टेन करता है। किस चीज का? वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन का एविडेंस। किसके वेरिफिकेशन कर रहा है? सब्जेक्ट मैटर की। क्या वेरिफिकेशन कर रहा है? कि सब्जेक्ट मैटर एक सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक बने हैं कि नहीं, सूटेबल क्राइटेरिया, एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन, और अपना कंक्लूजन, अपना ओपिनियन, अपना नतीजा बताता है। एक्सप्रेसेस कंक्लूजन टू इनहेंस, किस लिए? टू इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस इनहेंस करने के लिए। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। यह एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन। नहीं समझ आई ना? नहीं आई समझ? फिर से, एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। समझ आई? अभी भी नहीं आई? झूठ बोलते हैं, अभी नहीं समझ आया। समझाया तो है नहीं, अभी मैंने समझाया, अभी तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन आपके सामने रखी है। समझ नहीं आई तो याद रखे, जो चीज कॉम्प्लेक्स हो ना, समझ ना आए तो फिर क्या करना है? डिवाइड एंड रूल। उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके समझेंगे ना, फिर समझ आएगी। तस्वीर को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके समझे, फिर उसके बाद सारे टुकड़ों को जोड़ दे, पूरी कंप्लीट तस्वीर सामने आ जाएगी, समझ भी आएगी। अभी हमें एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है। एग्रीड? अब क्या करें? इसको कुछ हिस्सों में तोड़ें। खुशकिस्मती से स्टैंडर्ड ने खुद बता दिया हमें कि इसको समझने के लिए कितने हिस्सों में तोड़ना है। 5 हिस्सों में। इसे कहते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी जो मैंने आपके सामने रखी वो क्या थी? डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी इसी डेफिनेशन में से एलिमेंट्स निकलेंगे, अलग से नहीं है कोई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट का कंसेप्ट डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के कंसेप्ट से अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड है, इकट्ठे हैं। उसी डेफिनेशन से एलिमेंट निकलेंगे और उसी एलिमेंट को जोड़े डेफिनेशन बनेगी। अब हम इन एलिमेंट्स को अलग अलग डिस्कस करने लगे। डेफिनेशन को 5 हिस्सों में तोड़ा, हर हिस्से को हम क्या करने लगे? अलग अलग डिस्कस करने लगे। 5 हिस्से। पहला हिस्सा कौन सा? पहला 5 एलिमेंट। पहला एलिमेंट कौन सा? 3 पार्टी रिलेशनशिप। फिर से बोले, थोड़ा सा ऊंची, ऑनलाइन मेरे आप थोड़ा सा ऊंची, थोड़ा मेरे भाई थोड़ा सा ऊंची आवाज, ठीक है? आपके कानों तक, मेरे तक नहीं पहुंचेगी मुझे पता है, लेकिन आपके कानों तक आनी चाहिए आवाज, पहुंचनी चाहिए, आपके कान सुने आपकी आवाज को। क्या? पहला एलिमेंट क्या है? 3 पार्टी रिलेशनशिप। दूसरा सब्जेक्ट मैटर। तीसरा सूटेबल क्राइटेरिया। चौथा एविडेंस। 5वां एश्योरेंस रिपोर्ट। फिर से 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एग्रीमेंट कौन कौन से?
थ्री पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, एश्योरेंस रिपोर्ट, जो डेफिनेटली रिटन होती है। अब हम एक एक करके इन पांचों को स्टडी करेंगे। सबसे पहला थ्री पार्टी रिलेशन, क्या समझाना क्या जा रहा है? कह रहा है दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में, किसमें? दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में, कोई एक्सेप्शन नहीं, दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। कौन कौन सी तीन पार्टीज याद है? कौन कौन सी बोले जरा? शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, प्रैक्टिशनर। अच्छा, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट ना, ये जनरल स्टैंडर्ड है, ये जेनेरिक टर्म यूज करता है, स्पेसिफिक टर्म नहीं, जेनेरिक टर्म। यानी ये लफ्ज ऑडिटर यूज नहीं करेगा, ये कोई वजह है इसकी, ये जनरल टर्म की, ये स्टैंडर्ड जनरल है, इसका स्कोप ही जेनेरिक है। तो ये ऑडिटर को ऑडिटर नहीं कहता, जनरल टर्म यूज कर रहा है। क्या कहता है? प्रैक्टिशनर। एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं? तीन। पहली पार्टी कौन सी? प्रैक्टिशनर। दूसरी पार्टी कौन सी? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तीसरी पार्टी कौन सी? इंटेंडेड यूजर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है भला? वो पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करेगी, जिस चीज को वेरीफाई किया जाना है, जो पार्टी उसको प्रिपेयर करेगी, उस इंफॉर्मेशन को, उसे क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबल है। किसकी? सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबल। और आपको पता है हमारे ऑडिट में सब स्पेसिफिक एग्जांपल को सामने रखे, सब्जेक्ट मैटर से क्या मुराद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑडिट को सामने रखें ना, दुनिया में याद रखिएगा एश्योरेंस एंगेजमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं। इस वजह से ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये हर तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट को कवर कर रहा है। इसीलिए ये जो एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें वर्ड वो यूज हुआ है जो हर तरह की एंगेजमेंट पे फिट बैठेगा। लेकिन हमारे सिलेबस में जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो है ऑडिट। तो ये जेनेरिक टर्म यूज कर रहा है। ये जिसको प्रैक्टिशनर बोल रहा है जनरली, उसको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? ऑडिटर। जिसको ये स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोल रहा है, उसको हम स्पेसिफिकली स्पीकिंग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट या डायरेक्टर। जिसको ये इंटेंडेड यूजर बोल रहा है जनरल लैंग्वेज में, उसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। तो याद रखें, यहां पे लफ्ज है प्रैक्टिशनर, लेकिन इसके अंदर क्या छुपा है? ऑडिटर। लफ्ज है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इसके अंदर क्या छुपा है? मैनेजमेंट या डायरेक्टर। लफ्ज है इंटेंडेड यूजर, इसके अंदर क्या छुपा है? शेयर होल्डर। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन? जो वो सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस सब्जेक्ट मैटर क्या है जिसको हमने वेरीफाई करना है, वो प्रिपेयर करती है। ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन हुई? डायरेक्टर। प्रैक्टिशनर कौन है? जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी के प्रिपेयर किए हुए सब्जेक्ट मैटर को वेरीफाई करता है। प्रैक्टिशनर कौन है? जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी के प्रिपेयर किए हुए सब्जेक्ट मैटर को वेरीफाई करता है, यानी ऑडिटर, प्रैक्टिशनर। और इंटेंडेड यूजर्स क्या है? कौन है? जो मैनेजमेंट की बनाई हुई इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और ऑडिटर की बनाई हुई रिपोर्ट पे एतबार करेंगे, रिलाई करेंगे, वो है यूजर। इन्हें इंटेंडेड यूजर किस लिए कहा जाता है? यूजर इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करना है अपनी डिसीजन मेकिंग में। और यूजर, सबसे बड़े यूजर कौन है दुनिया में? किसी भी कंपनी के सबसे बड़े यूजर दुनिया में कौन है? उसके शेयर होल्डर्स। और भी यूजर्स है, गवर्नमेंट भी है, वो टैक्स वगैरह के लिए, दूसरे पर्पज के लिए फाइनेंशियल को यूज करती है। बैंकर्स भी है, लोन देने के लिए कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, वो भी यूजर्स हैं। और भी यूजर, लेकिन सबसे बड़े यूजर कौन है? शेयर होल्डर। तो मुझे बताइए, थ्री पार्टी रिलेशनशिप में एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? तीन। कौन कौन सी? अब ये याद रखिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट को एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसने एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर ये बता रहा है कि स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं ना कि एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट बताओ, वो सिर्फ उसकी हेडिंग बता देते हैं, सेटिस्फैक्टरी डिटेल नहीं देते। तो आपने एग्जाम में सेटिस्फैक्टरी डिटेल भी इंक्लूड करनी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर आपको सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के पॉइंट लिखने के नहीं मिलेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, पहला एलिमेंट, कौन कौन सी पार्टी हैं? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड। प्रैक्टिशनर को प्रैक्टिशनर ही बोलना है आपने, ऑडिटर नहीं लिखना, क्योंकि जेनेरिक स्टैंडर्ड है ये।
रिस्पॉन्सिबल पार्टी को रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलना है, मैनेजमेंट नहीं, हालांकि मतलब वही है। इंटेंडेड यूजर को इंटेंडेड यूजर ही बोलना है, शेयर होल्डर नहीं बोलना, हालांकि मतलब वही है। क्यों नहीं बोलना, जेनेरिक स्टैंडर्ड, वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। चलिए 3 पार्टी रिलेशन समझ आ गया। दुनिया की हर एंगेजमेंट में, एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज होंगी मेरे भाई? 3। डन जी। अच्छा एक एग्जांपल, छोटा सा केस, मिनी केस, मिनी का भी मिनी केस, माइक्रो केस आपके सामने रख रहा हूं। आपने बताना ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है कि नहीं। डायरेक्टर्स ने एक अकाउंटेंट को हायर किया और उसे कहा कि हमारी इस ब्रांच का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है इसको चेक करो और रिपोर्ट हमें ही दो। अपॉइंट किसने किया? डायरेक्टर ने। वो रिकॉर्ड जो उन्हीं की जिम्मेदारी थी बनाने, उस अकाउंटेंट से क्या बोला, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या बोला, आप खुद इसको वेरीफाई करें और क्या करें, हमें रिपोर्ट। क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? बताइए 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 बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 पार्टीज नहीं 2 पार्टीज हैं। कौन सी? कौन सी? रिस्पॉन्सिबल और वो प्रैक्टिशनर। एक तरह से रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर सेम ही है एक तरह से। तो ये तो 2 हो गए एलिमेंट, 3 थोड़ी हुए। तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं? 3। और ये आपके इंटरेस्ट के लिए आपको बता दूं, ये एंगेजमेंट एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कराती, इसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। जब डायरेक्टर किसी पर्सन को अपॉइंट करे और उसे वही काम करवाए जो प्रैक्टिशनर कर रहा है, तो इसको बहरहाल इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप, ये बाद में कभी देखेंगे। वापिस आते हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप समझ आया? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जिसको रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिशनर ने वेरीफाई करना है। सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो जड़ है, फसाद की जड़ तो नहीं कहना चाहिए, वो गलत मीनिंग आ जाएगा। मतलब जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जिसकी वजह से प्रैक्टिशनर है। ठीक है जी। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर वो इंफॉर्मेशन जिसको रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिशनर ने उसको वेरीफाई करना है, वो है सब्जेक्ट मैटर। अच्छा जरा गैस करें, हमारे सिलेबस की हद तक सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं जो प्रिपेयर की जाती हैं और जो वेरीफाई की जाती है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी और बहुत सी टाइप्स है। जैसे छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। एक है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल में पिछले साल, जो साल गुजर गया, जो पीरियड गुजर गया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो कहलाती हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो साल आने वाला है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, जैसे बजट्स वगैरह, उसे क्या बोलते हैं? उसे फॉरकास्ट बोलते हैं। फॉरकास्ट, फॉरकास्टिंग करना। आप अकाउंटेंट कॉस्ट काउंटिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे ना जब, उसमें इसको बोलते हैं बजट्स। लेकिन उसी को हमारे ऑडिट में बोलते हैं फॉरकास्ट, या बजट भी कह सकते, कैश फ्लो फॉरकास्ट बनाना। जो कैश फ्लो फॉरकास्ट है, ये क्या है? ये भी एक तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही है, मिलती जुलती है, लेकिन ये हिस्टोरी, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड नहीं। और इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल है, वो जब आप आगे चलेंगे एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस पे जाएंगे, उसमें आप मजीद एग्जांपल देखेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा? याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन साथ में ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, अदर फाइनेंशियल, अदर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसको रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर करेगी और जिसको प्रैक्टिशनर वेरीफाई कर सकता है। तो सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया? ओके। अभी तक 2 एलिमेंट हो गए। 3 पार्टी रिलेशनशिप डन, सब्जेक्ट मैटर डन, सूटेबल क्राइटेरिया। नहीं, क्राइटेरिया किसे कहते हैं? पहले क्राइटेरिया पे कमेंट करेंगे, फिर सूटेबल पे कमेंट करेंगे। क्राइटेरिया का मतलब क्या? क्राइटेरिया का मतलब है वो रूल्स जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाएगी। जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया जाएगा, जिस रूल्स के मुताबिक प्रिपेयर किया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया। अच्छा मुझे बताइए
क्या दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का एक ही क्राइटेरिया है या एक से ज्यादा क्राइटेरिया है? एक से ज्यादा क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, एक क्राइटेरिया जो सबसे फेमस वो है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। लेकिन आपने अगर टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको पता होगा कि टैक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी है। टैक्स बेसिस के मुताबिक, टैक्स के रूल्स के मुताबिक भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। IFRS के रूल के मुताबिक तो करते हैं इनकम स्टेटमेंट, IFRS के रूल्स के मुताबिक भी बन सकती है, टैक्स बेसिस के रूल्स के मुताबिक भी बन सकती है, और एक और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक भी बन सकती है। कैश बेसिस सुना है कभी आपने? तो दुनिया में और भी फ्रेमवर्क है, जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप के मुताबिक भी वो IFRS से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इन IFRS फॉर SMEs ये भी एक फ्रेमवर्क है। तो दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क है, यानी आपने जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करने के बहुत से रूल्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया। हमने इंश्योर करना है एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में जो क्राइटेरिया हो वो क्या हो? सूटेबल हो। क्राइटेरिया क्या हो? सूटेबल हो। सूटेबल क्राइटेरिया क्या होता है? ऐसा क्राइटेरिया जो हालात और वाकयात के मुताबिक सेलेक्ट किया गया हो। फॉर एग्जांपल लीजिए इसकी भी। मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर्स को सेंड करनी है। शेयर होल्डर जनरल पब्लिक है, स्टॉक एक्सचेंज में प्रोवाइड करना है। क्या मेरे लिए IFRS भी एक फ्रेमवर्क है? रूल्स है, क्राइटेरिया है, और टैक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी एक क्राइटेरिया है। क्या स्टॉक एक्सचेंज पे जनरल पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करने के लिए मुझे IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए, वो सूटेबल होंगे या टैक्स बेसिस? बेस करें। क्या शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवानी है टैक्स बेसिस के रूल्स के मुताबिक बना के भेज दूं? क्या वो भी एक क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया, लेकिन सूटेबल नहीं है। सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जनरल यूजर्स को जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है तो फ्रेमवर्क भी ऐसा होना चाहिए जो जनरली इस्तेमाल होता है, जैसे IFRS। हाँ, अगर मैंने वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी टैक्स रिटर्न के साथ टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट करवानी है, टैक्स अथॉरिटी को, तो उस वक्त मेरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? टैक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? तो क्राइटेरिया से हमें समझ के आया, क्राइटेरिया वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो फ्रेमवर्क हैं जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। फिर अगला कंसेप्ट, दुनिया में क्या एक ही क्राइटेरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का? नहीं नहीं नहीं, बहुत से क्राइटेरियाज हैं। तो हमने क्या करना है? हमने जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करना है, क्या किसी भी क्राइटेरिया के मुताबिक बना ले? नहीं नहीं, सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक। कैसे पता चलेगा कौन सा क्राइटेरिया सूटेबल है कौन सा नहीं? ये हालातों वाकयात बताएंगे आपको। ठीक है? ये स्टैंडर्ड ने एक जगह बताया हुआ है कि ये वाला क्राइटेरिया सूटेबल है, ये नहीं क्राइटेरिया सूटेबल। वो क्राइटेरिया के भी पढ़ेंगे हम। न्यूट्रलिटी, इसमें कंप्लीटनेस है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल में प्रिपेयर करता है वगैरह वगैरह पढ़ेंगे फिर कभी डिटेल में। कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलता है, बात बड़ी दूर निकल जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ अपने मेन कंसेप्ट को फोकस करते हैं। तो 3 एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट, एविडेंस। एज प्रैक्टिशनर जब हमने वेरिफिकेशन करनी है, क्या हम मैनेजमेंट की शक्ल सूरत देख के कहते हैं ये ईमानदार लोग लगते हैं, फाइनेंशियल में ठीक बनाई होगी, कंपिटेंट लोग लगते हैं शक्ल से, ऐसे होना चाहिए? याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी प्रैक्टिशनर, दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल बगैर किसी सबूत के कोई स्टेटमेंट नहीं देता। हवाई बात, कोई प्रैक्टिशनर, अच्छा प्रैक्टिशनर कोई भी स्टेटमेंट देगा ना, उसके पास उसकी कुछ बेसिस होंगे। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर मेरे पास आते हैं, बताइए हमारा बच्चा एग्जाम में पास हो सकता है कि नहीं, तो क्या मुझे बच्चे की शक्ल देख के कह देना चाहिए मुश्किल ही लगता है, ऐसे करना चाहिए? या शक्ल देख के कहना ना तो आइंस्टाइन लगता है शक्ल से पास हो जाएगा? नहीं। क्या करना चाहिए? मैं अगर ये कहता हूं ना कि ये पास हो जाएगा, इसकी सपोर्ट में भी मेरे पास कोई एविडेंस होना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूं कि ये फेल हो जाएगा, तो इसकी सपोर्ट में भी एविडेंस। वो एविडेंस क्या हो सकता है मेरे पास? सबूत क्या हो सकता है मेरे पास? उसकी अटेंडेंस, उसका रिजल्ट, टेस्ट की रिपोर्ट, टेस्ट देता है नहीं देता, लेक्चर टाइमली ले रहा नहीं ले रहा। ये अक्सर आप वो देखते होंगे,
कोर्ट केसेस में भी अमूमी तौर पे जज जब फैसला करता है तो वो यही करता है, तमाम सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। नतीजा बाद में, सबूत और गवाहों के बयानात का हवाला पहले। ये सबूत और गवाहों के बयानात क्या होते हैं? एविडेंस। तो मुझे बताइए, वो जो जज उधर बैठा है अदालत में, या क्या वो भी एक प्रैक्टिशनर है, प्रोफेशनल है? क्या वो भी जब ओपिनियन देता है, फैसला देता है, तो क्या हवाई फैसला दे देता है कि एविडेंस की बेस पे फैसला दे रहा है? एविडेंस की बेस पे। तो दुनिया का हर प्रोफेशनल, हर प्रैक्टिशनर जो भी कंक्लूजन देगा, जो भी स्टेटमेंट देगा, जिस नतीजे पे भी पहुंचेगा, वो सबूत की बुनियाद पे पहुंचेगा। और ऐसा ही होना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को अलग कर दें, एविडेंस देखे क्या कह रहा है, एविडेंस की बेस पे। तो हमने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि ये ठीक है कि गलत, तो क्या हमारे पास कोई सबूत होने चाहिए? हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो चीज, एविडेंस क्या है? Every information used by auditor in arriving at conclusion on which opinion is based. अपने ओपिनियन तक पहुंचने के लिए हर वो इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर यूज कर रहा है वो एविडेंस है। जैसे अगर एविडेंस के आप एग्जांपल सुने, स्पेसिफिक एग्जांपल सुने। अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, क्या उसने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की सारी आइटम को चेक किया होगा? किया होगा कि नहीं किया होगा? उस आइटम को चेक किया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, सेल्स को जब चेक किया होगा तो उसने क्या देखा होगा? सेल इनवॉइसेस। सेल इनवॉइसेस का चेक करना एविडेंस है। परचेजेस को वेरीफाई किया होगा, क्या देखा होगा? परचेज इनवॉइसेस। परचेज इनवॉइसेस का चेक करना एविडेंस है। रेंट एक्सपेंसेस को वेरीफाई किया होगा, क्या देखा होगा? रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट का देखना क्या है? एविडेंस है कि भैया जितना रेंट एग्रीमेंट तय हुआ है उतना ही लिखा हुआ है कि नहीं इनकम स्टेटमेंट में। यूटिलिटी बिल्स वेरीफाई कर रहा है, तो एविडेंस में क्या देखेगा? यूटिलिटी बिल्स एक्चुअल कितने आए हैं, क्या जितना बिल आया है उतना ही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। स्टॉक, इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है, क्या देखेगा? भाई इन्वेंट्री फिजिकली मौजूद है कि नहीं। ये क्या है? एविडेंस। ठीक है, तो याद रखें, हर प्रोफेशनल की तरह एज ऑडिटर हमने भी जो भी कंक्लूजन देना है ना, चाहे ये कंक्लूजन दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या ये कंक्लूजन दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, हमारे पास उस कंक्लूजन की सपोर्ट में एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस क्या है? एविडेंस वो काम है जो हमने किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कुछ एविडेंस मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, रिकॉर्ड चेक करना। ठीक है, फर्म में हमारे एक मैनेजर हुआ करते थे, वो कहा करते थे एविडेंस के बारे में कि व्हाट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी सपोर्टेड। कि आप जो भी रिपोर्ट में कहने जा रहे हैं उसकी सपोर्ट में आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो ये है एविडेंस। कुछ समझ आया? एविडेंस हर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो हम इकट्ठी करते हैं, यूज करते हैं, किस लिए? रिपोर्ट देने के लिए। तो एविडेंस, ठीक है जी। एविडेंस को क्या होना चाहिए? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब ये सफिशिएंट का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, ये फिर कभी पढ़ेंगे। अभी ना थोड़ा हम दूर निकल जाएंगे, अभी इतना दूर नहीं निकलते, अभी तो आगाज है ना। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट से आगे कंसेप्ट में नहीं लेके जा रहा आपको। लास्ट एलिमेंट जो प्रोबेबली सबसे अहम है, याद रखिए जितने भी एलिमेंट्स है ना या चीजें हैं, इनमें पांचों एलिमेंट्स में से सिर्फ एक चीज है जो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। जितना भी एविडेंस होता है ना वो प्रैक्टिशनर के पास रह जाता है, उसकी फाइलों में रह जाता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड के पास सिर्फ एक पेज जाता है या 2-3 पेजेस होते हैं, स्टैंडर्ड पेज जाता है। उसे क्या बोलते हैं? एश्योरेंस रिपोर्ट। एश्योरेंस रिपोर्ट में वैसे तो कुछ रेगुलर रूटीन की चीजें भी होती है, लेकिन सबसे अहम चीज क्या होती है? ओपिनियन, कंक्लूजन कि प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या कह रहा है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है। तो लास्ट और एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है? रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मल रिटर्न रिपोर्ट होती है जिसमें कंक्लूजन होता है। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रैक्टिशनर। किसको प्रोवाइड करता है? इंटेंडेड यूजर्स को। इसमें रूटीन की और भी चीजें होती है, सबसे अहम चीज इसमें क्या होती है भला? कंक्लूजन। ओपिनियन भी कहते हैं इसको, कंक्लूजन भी कहते हैं। किस चीज के बारे में कंक्लूजन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गड़बड़ है। ये हो गए 5 एलिमेंट्स। फिर से रिकॉल कीजिए, 5 एलिमेंट कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। ये 5 एलिमेंट है।
अब हमने अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ लिया, जरा दोबारा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अब हमें समझ आती है कि नहीं आती। अब आपने जहन में रखना है डेफिनेशन असल में एलिमेंट्स ही है। क्या कह रहा है? एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है, एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर, जरा देखिएगा आप, एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन एविडेंस, एक प्रैक्टिशनर है वो एविडेंस ऑब्टेन करता है, किस लिए? ताकि वेरीफाई करे, किसको वेरीफाई करे? अबाउट वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वैल्यूएशन ऑफ। एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें एक प्रैक्टिशनर एविडेंस ऑब्टेन करता है, किस चीज का एविडेंस? कि एक सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, कि ये सब्जेक्ट मैटर एक सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, और अगर सब्जेक्ट मैटर सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक बना है फिर भी, और अगर सब्जेक्ट मैटर सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं बना फिर भी क्या करता है वो चेक करने के बाद? एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन, फिर वो एक रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट की तरह, ये रही रिपोर्ट, एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन। ठीक है, किस लिए? टू एनहांस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। किसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? इंटेंडेड यूजर, ये रहा इंटेंडेड यूजर, ताकि इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको अब शुरू आपने खुद ही बताया था कि जब प्रैक्टिशनर के जरिए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के पास पहुंचेंगे वो मोर कॉन्फिडेंट होंगे, मोर श्योर होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी के बारे में। एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पांसिबल पार्टी। यानी क्या कहना चाह रहा है? इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, रिस्पांसिबल पार्टी का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। क्यों? उनका कॉन्फिडेंस पहले ही बढ़ा हुआ है। वो कहेंगे, रिस्पांसिबल पार्टी कहेगी सर हमारे कॉन्फिडेंस की क्या बात करते हैं, हमारे हाथों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, हमारा कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, ये तो जिनका हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस कम था उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट से किसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वाला? रिस्पांसिबल पार्टी का क्यों नहीं बढ़ेगा? अदर देन रिस्पांसिबल पार्टी को लिखा, ऑलरेडी का। अब आप नोट कीजिए जो डेफिनेशन के अल्फाज है वो और जो एलिमेंट्स हैं ये वही चीज है। ये मैंने लिंक करके एरो बना के, उल्टे सीधे हो गए एरो, लेकिन मेरा बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, फिर से कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऐसी एंगेजमेंट जिसमें एक प्रैक्टिशनर होता है, वो एविडेंस इकट्ठा, सबूत इकट्ठे करता है, किस चीज के बारे में? एक सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के बारे में, जिसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है कि वो सूटेबल क्राइटेरिया यानी आईएफआरएस के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, और अगर आईएफआरएस के मुताबिक बनी है या नहीं बनी, जो भी कंक्लूजन है उसका वो देता है। किसको कंक्लूजन देता है? इंटेंडेड यूजर्स को। ये है जी हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स। यानी इन शॉर्ट कंसेप्चुअली क्या हुआ? एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें एक प्रैक्टिशनर आया, ऑडिटर आया, उसने सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया, इस वेरिफिकेशन में उसने एविडेंस इकट्ठा किया, और एविडेंस इकट्ठा करने के बाद उसने एक रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बना के वो शेयर होल्डर्स को दे दी। ये है जी एश्योरेंस एंगेजमेंट। उम्मीद है कुछ आपको इसकी समझ आई होगी। मजीद आपने इसको गो थ्रू करना है, और फिर इसके बाद फिर अगेन कह रहा हूँ, स्टार्ट में बोला था आपने चैप्टर एंड जो आपके साथ असाइनमेंट शेयर की गई है ना एलएमएस के ऊपर, वो एलएमएस के ऊपर ही आपने अटेम्प्ट जरूर करनी है। रोज का काम रोज करते जाएंगे, इंशाल्लाह आसानी के साथ आपके सारे कंसेप्ट्स कवर होते जाएंगे, सफिशिएंट प्रैक्टिस होती जाएगी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पास भी होते जाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। मजीद अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।